नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मानसिक अभिरुचि के अगले पार्ट में। अगला है चैप्टर नंबर 6 विधि का शासन। तो यह वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट को देखेंगे। थ्योरी पार्ट में महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको पहले समझेंगे। उसके बाद से इसको अच्छे से समझ के हम लोग अभ्यास प्रश्न को करेंगे। हमने अभ्यास प्रश्न में 20 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझ के इसका आंसर देंगे। तो चलिए पहले थ्योरी पार्ट को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विधि का शासन के बारे में, रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। तो विधि को शासन एक मौलिक सिद्धांत है जो सुनिश्चित करता है कि कानून हर किसी को बराबरी से लागू हो। सरकारी अधिकारी और संस्थाओं सहित यह इस विचार पर आधारित है कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है और सभी व्यक्ति सरकार के अंग, चाहे उनकी स्थिति या पदनाम कुछ भी हो, कानूनी सिद्धांतों और विनियमों के अधीन होते हैं। यहाँ विधि के शासन का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। तो सबसे पहला है समानता और निष्पक्षता। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। विधि का शासन कानून के सामने सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखता है। विधि का शासन यह सुनिश्चित करता है कि न्याय निष्पक्षता से प्रदान किया जाए, किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना। दूसरा है विधिगत निश्चितता। तो इसके बारे में देखते हैं। विधि का शासन स्पष्ट और पारदर्शी कानून विनिमय और प्रक्रियाओं को स्थापित करके निश्चितता और स्थिरता प्रदान करता है। अगला है न्याय तक पहुंच। विधि का शासन सभी व्यक्तियों को न्याय के लिए पहुंच उपलब्ध कराता है, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पुलिस की भूमिका। तो पहला है कानून का पालन। पुलिस का प्राथमिक कार्य है कि वे कानून का पालन करें और निष्पक्षता के साथ वे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने और कानून का उल्लंघन करने वाले को पकड़ने के लिए जिम्मेदार हों। दूसरा है अधिकारों की सुरक्षा। तो इसमें है पुलिस अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा हो। इसमें नागरिकों के लिए अनियमित गिरफ्तारी, हिरासत या परेशानी के खिलाफ संरक्षण शामिल है। अगला है तीसरा जांच। विधि का शासन के अंतर्गत पुलिस की आपराधिक गतिविधियों के प्रति गहरी और निष्पक्ष जांच करने की जिम्मेदारी होती है। इसमें सबूत इकट्ठा करना, साक्षात्कार लेना और मुकदमे बनाना शामिल है ताकि न्याय किया जा सके। अगला है चौथा रोकथाम उपाय। विधि का शासन के अंतर्गत अपराधियों पर प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई करने के अलावा पुलिस को आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए भी सक्रिय रोकथाम उपाय अवश्य कर लेनी चाहिए। इसमें उच्च अपराध वाले क्षेत्रों की पेट्रोलिंग, संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी और अपराध रोकथाम कार्यक्रम चलाना शामिल होता है। अगला है पांचवा समुदाय संलग्नता। तो इसके बारे में देखते हैं। कानून का शासन के अंतर्गत प्रभावी पुलिसिय उपायों के लिए समुदाय के साथ विश्वास और सहयोग का निर्माण महत्वपूर्ण है। पुलिस अधिकारी को स्थानीय निवासियों से संपर्क स्थापित करना, उनकी समस्याओं को सुनना और समुदाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों को आपसी सहयोग से सुलझाने में सहायक होना।
अगला है 6वां प्रशिक्षण और व्यावसायिकता। तो इसके बारे में है, पुलिस अधिकारियों को प्रभावी ढंग से अपने कार्य को निष्पादित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकता होती है। उन्हें आवश्यक कौशल, ज्ञान और संसाधनों से संपन्न किया जाना चाहिए ताकि वे विभिन्न परिस्थितियों में पेशेवर तरीकों से नैतिकता से कार्य कर सके। अगला है 7वां पारदर्शिता और जवाबदेही। तो इसके बारे में देखते हैं, कानून का शासन के अंतर्गत पुलिस को पारदर्शिता में कार्य करना चाहिए और सामान्य जनता के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए। इसमें सही रिकॉर्ड बनाए रखना, मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना और नागरिकों की जांच और निगरानी के अधीन आना शामिल है। अगला है 8वां वंचित समूहों का संरक्षण। कानून का शासन के अंतर्गत पुलिस को वंचित समूहों जैसे महिलाएं, बच्चे, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें सहायता और समर्थन प्रदान करना चाहिए। अगला है 9वां संघर्ष समाधान। पुलिस अधिकारियों को शांतिपूर्व तरीके से तनावपूर्ण स्थितियों का निराकरण करने के लिए संघर्ष समाधान तकनीकों का प्रशिक्षण चाहिए। पुलिस को विवादों का समाधान करने के लिए बातचीत और समझौते कराने का प्रयास करना चाहिए जिसमें कोई बल प्रयोग की आवश्यकता न हो। अब अगला है न्यायिक सिद्धांत। इसके बारे में हम समझते हैं। पहला है पक्षपात के खिलाफ नियम। यह सिद्धांत इसे आवश्यक बनाता है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति निष्पक्ष और किसी भी पक्षपात या पूर्वाग्रह से मुक्त हो। दूसरा है न्यायिक सुनवाई का अधिकार। यह आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक निष्पक्ष निर्णय लेने वाले के सामने अपना मामला प्रस्तुत करना और अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का उत्तर देने का अधिकार हो। अगला है तीसरा दूसरे पक्ष को सुनना। यह सिद्धांत कहता है कि किसी को भी बिना सुने अपराधी निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि विवाद की दोनों ओर से तर्क और सबूत प्रस्तुत करने का मौका हो। अगला है चौथा साक्ष्यों पर निर्णय। निर्णय को संबंधित और प्रायोगिक साक्ष्य पर आधारित किया जाना चाहिए जो प्रक्रियाओं के दौरान पेश किए जाएं। अगला है निर्णय के लिए कारण। निर्णय लेने वाले को अपने निर्णय के लिए स्पष्ट और शक्तिशाली कारण प्रदान करने चाहिए जो पक्षों को समझाने में मदद करता है और ऐसा निर्णय क्यों लिया गया। अगला है कानून के बिना कोई दंड नहीं। किसी को उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए जो कानून के अपराध नहीं है। अगला है 7वां प्रक्रियात्मक न्याय। यह सिद्धांत यह भरोसा दिलाता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया न्यायपूर्ण, पारदर्शी और सतत हो। यह सिद्धांत न्यायपूर्ण और समान न्याय प्रणाली का मूलभूत ढांचा है जो सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्तियों के साथ न्यायपूर्ण रूप से व्यवहार किया जाए और उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाए। अब चलिए अब अभ्यास प्रश्न को करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप विधि के शासन सिद्धांत की सर्वप्रमुख विशेषता किसे मानते हैं? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है विधि के शासन के अंतर्गत एक पुलिस व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी है विधि को आवश्यकता अनुसार आसानी से बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है विधि के समक्ष समता अर्थात विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। अगला है ऑप्शन नंबर डी निष्पक्ष न्यायपालिका इसकी सर्वोच्च शक्ति है। तो इसका आंसर आप अपने मन से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विधि के समक्ष समता अर्थात विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विधि के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है
भारतीय संविधान में विधि के शासन को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समता तथा विधियों के समान संरक्षण के रूप में इसे सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है, विधि का शासन न्याय, समानता तथा निष्पक्षता पर बल देता है। ऑप्शन नंबर डी है, विधि के शासन के अंतर्गत केवल केंद्र और राज्य स्तर की विधायिका के सदस्यों को ही छूट प्राप्त है। तो इसका आंसर आप अपने मन से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधि के शासन के अंतर्गत केवल केंद्र और राज्य स्तर की विधायिका के सदस्यों को ही छूट प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, समाज में शांति व्यवस्था एवं आपसी सद्भाव को तभी कायम रखा जा सकता है जब सभी के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था हो तथा निष्पक्ष विधि का शासन स्थापित हो। एक पुलिसकर्मी के रूप में आपके लिए उपरोक्त सिद्धांत का सीधा संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करने से। ऑप्शन नंबर बी है, विधि के प्रथम प्रहरी के रूप में निष्पक्ष रहते हुए कर्तव्य पालन करने से। ऑप्शन नंबर सी है, अधिकाधिक अपराधियों को सजा दिलवाने से। ऑप्शन नंबर डी है, अधिकाधिक दंगों और सामाजिक विद्वेष फैलाने की साजिशों को विफल करने से। तो इसका आंसर अपने मन से आप एक बार जरूर देंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधि के प्रथम प्रहरी के रूप में निष्पक्ष रहते हुए कर्तव्य पालन करने से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विधि के शासन में न्याय सिद्धांत की व्याख्या हम किस रूप में कर सकते हैं? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है, भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर चाहे वह अमीर हो या निर्धन, देश का साधारण कानून समान रूप से लागू होता है और सभी को समान रूप से न्याय मिलता है। ऑप्शन नंबर बी है, न्याय सिद्धांत की सर्वप्रमुख विशेषता है कि भारत में निष्पक्ष न्याय के सुनिश्चित हेतु उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय भी स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी है, भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से पृथक किया गया है। ऑप्शन नंबर डी है, भारत में कानूनों की रक्षा के लिए पुलिस तंत्र की स्थापना की गई है। तो इसका आंसर अपने आप से एक बार आप जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर चाहे वह अमीर हो या निर्धन, देश का साधारण कानून समान रूप से लागू होता है और सभी को समान रूप से न्याय मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विधि के शासन के अंतर्गत अगर हम यह कहते हैं कि देश के किसी भी आम या विशिष्ट नागरिक को व्यक्तिगत सर्वोच्चता से वंचित रखा गया है तो इसका सीधा अभिप्राय होता है। तो इसका आंसर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके बहुविकल्पी प्रश्न को। तो इसके ऑप्शन ए हैं, हर व्यक्ति को व्यक्तिगत सुरक्षा प्राप्त करने का प्राकृतिक हक होता है, इस आधार पर संविधान में संशोधन होते रहने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, देश में सर्वोच्च न्यायालय ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सभी उससे नीचे हैं। ऑप्शन नंबर सी है, सभी व्यक्तियों पर विधि की सुरक्षा स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर डी है, व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु कोई भी व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। तो इसका आंसर अपने आप से एक बार आप खुद देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी व्यक्तियों पर विधि की सुरक्षा स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्र में धार्मिक रूप से प्रसिद्ध एक पूजा स्थल में
अछूत और अस्पृश्य लोगों के प्रवेश को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है। जानकारी मिलते ही आपको क्या करना होगा, इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है, इस प्रकार की विकृति फैलाने वाले लोगों को धार्मिक प्रमुखों की सहायता लेते हुए संवेदनशील बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, यदि आवश्यकता पड़े तो बलपूर्वक अथवा अन्य किसी विधि से उल्लंघन करने वाले लोगों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, इस प्रकार निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, इस मुद्दे को अति संवेदनशील मानते हुए किसी भी प्रकार से कोई भी कार्रवाई करने से बचना चाहिए। तो इसका आंसर अपने आप से एक बार आप खुद देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यदि आवश्यकता पड़े तो बलपूर्वक अथवा अन्य किसी विधि से उल्लंघन करने वाले लोगों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आप एक जांच अधिकारी हैं, एक सामाजिक रूप से अति प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता हिंसा फैलाने के हुआ है और वह आपको विशेष दर्जे के आरोप में फंसा रहा है, साथ धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को समाप्त करने का अनुरोध करता है। तो आपको क्या करना होगा? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है, नेता के सामाजिक प्रभाव को देखते हुए गुप्त रूप से उसकी सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए नेता को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, प्रक्रियाओं के अनुरूप निष्पक्ष जांच कराने के लिए प्रतिबंध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, मुकदमे से हुई हानि को आंशिक रूप से सीमित करने में नेता की सहमति करना चाहिए। इसका आंसर अपने आप से एक बार आप खुद देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रक्रियाओं के अनुरूप निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका सरकार के इन तीनों अंगों की अपनी अपनी स्पष्ट उद्घोषणाएं हैं। इस संदर्भ में न्यायपालिका की उद्घोषणा है। इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है, कर्तव्य परायणता और अनुशासन। ऑप्शन नंबर बी है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। ऑप्शन नंबर सी है, अधिकार, कर्तव्य एवं निष्ठा। ऑप्शन नंबर डी है, न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन हमें करना है। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है, विधि के समक्ष समानता केवल देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, यह विदेशियों को उस रूप में प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, संविधान में पुरुषों और स्त्रियों के अधिकारों में अंतर नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है, सभी नागरिकों को सरकारी नियुक्ति में समान अवसर मिलने का अधिकार मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी है, सैनिक एवं शैक्षणिक उपाधियों के अतिरिक्त राज्य अपने नागरिकों को अन्य उपाधि नहीं दे सकता है। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधि के समक्ष समानता केवल देश के नागरिकों को लिए उपलब्ध है, यह विदेशियों को उस रूप में प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान ने विधि का शासन स्थापित किया है, जिसे मूल अधिकारों के रूप में भी संरक्षित किया गया है। मूल अधिकार के हनन की परिस्थिति में निश्चित ही विधि के शासन की मूल भावना नष्ट होती है। मूल अधिकारों के अंतिम संरक्षणकर्ता के रूप में आप किसे देखते हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है,
केंद्र सरकार को, ऑप्शन नंबर बी है राज्य सरकार को, ऑप्शन नंबर सी है पुलिस व्यवस्था को, ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार खुद देंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान द्वारा विधि के शासन में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना से संबंधित स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में जिस क्षेत्र में तैनात हैं वहां एक समुदाय उपासना की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए एक सामाजिक रूप से अस्वीकार विधि को व्यवहार में लाता है, तो आप क्या करेंगे इसमें? तो इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है समुदाय को बिना रोके टोके उनके कर्मकांड करने देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है उक्त विधियों या रीतियों को कानून के सापेक्ष रखते हुए किसी भी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है समुदाय के विरुद्ध लोगों को एकत्र कर प्रदर्शन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना प्रेषित कर उनके निर्देशों की प्रतीक्षा करना चाहिए। तो इसका आंसर अपने आप से एक बार खुद देंगे आप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उक्त विधियों या रीतियों को कानून के समक्ष रखते हुए किसी भी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। अगला क्वेश्चन 12 है यदि समाज में हत्या, लूटपाट तथा मानवाधिकारों का हनन आम बात हो जाए, पुलिस व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार एवं वैमनस्यता उत्पन्न हो गई हो, तो ऐसी परिस्थितियों में जनता में विश्वास बहाली के लिए तथा शक्तिहीन व्यक्तियों को न्याय उपलब्ध कराने हेतु किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विधि का शासन। अगला क्वेश्चन है 13वां विधि का शासन सिद्धांत में क्या शामिल नहीं होता है? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है पारदर्शी न्याय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी है शक्तिशाली सैन्य बल, ऑप्शन नंबर डी है सजग पुलिस बल। तो इसका आंसर आप एक बार जरूर देंगे अपने आप से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शक्तिशाली सैन्य बल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्र में लंबित मुकदमों की संख्या काफी अधिक है, तो आपको क्या करना है इसमें? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है इस आशय की सूचना उच्च न्यायालय को प्रेषित करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है आपको आईजी से इस संघ में पत्र व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है चूंकि यह न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र है इसमें दखल नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है इसका पुरजोर विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इसका आंसर एक बार अपने आप से आप जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चूंकि यह न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र है इसमें दखल नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आपके क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अशांति फैलाने का प्रयास किया जाता है, तो आपको क्या करना होगा? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए अशांति फैलाने वालों से आग्रह करना चाहिए कि वे ऐसा ना करें। ऑप्शन नंबर बी है विधि के शासन को स्थगित
करने हेतु अपनी शक्तियों और अधिकारों के प्रयोग से उचित कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों को निरुद्ध करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना देते हुए अवकाश पर चले जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है इससे पहले कि अशांति फैल जाए और हालात बेकाबू हो जाए आपको अपने स्थानांतरण करा लेना चाहिए। तो इसका आंसर अपने आप से एक बार जरूर आप दें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विधि के शासन को स्थगित करने हेतु अपनी शक्तियों और अधिकारों के प्रयोग से उचित कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों को निरुद्ध करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विधि का शासन संकल्पना में विधि शब्द में निम्नलिखित में से क्या समाहित होता है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है अध्यादेश, ऑप्शन नंबर बी है उपविधियां, ऑप्शन नंबर सी है नियम अधिसूचना तथा उपनियम, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर अपने आप से एक बार जरूर आप देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों अध्यादेश उपविधियां नियम अधिसूचना तथा उपनियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विधि का शासन कार्य क्षेत्र में अधिकारियों के मन मानेपन को अपवर्जित करता है। संवैधानिक प्रावधान विधि का शासन को परिवर्तित करने हेतु बनाए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन के समानता पक्ष को तथा गणतंत्र प्रजातंत्र को उल्लिखित किया गया है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 35, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 228। तो इसका आंसर अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद के अंतर्गत निर्णय देते हुए यह टिप्पणी की गई थी कि विधि का शासन प्रजातंत्र के अलावा भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी बनाम केशवानंद भारती, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ऑप्शन नंबर सी है ए के क्रेपैक बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर डी है डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य। तो इसका आंसर आप एक बार जरूर देंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विधि का शासन के अनिवार्य तत्वों में क्या शामिल नहीं है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है मन मानेपन का अभाव, ऑप्शन नंबर बी है अधिकारियों में विवेकाधिकार का अभाव, ऑप्शन नंबर सी है कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन नंबर डी है भेदभाव का अभाव। तो इसका आंसर एक बार जरूर आप देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अधिकारियों में विवेकाधिकार का अभाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विधि का शासन पर विचार करते हुए दिए गए कथनों का परीक्षण कर सत्य कथन कथनों का चयन करें। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है विधि के समक्ष समता विश्व के अधिकांश लिखित संविधानों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी है विधियों के समक्ष समान संरक्षण विधि के समक्ष समता का ही उपसिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी है विधि के समक्ष समता से अभिप्राय यह है कि समान परिस्थितियों वाले लोग के मध्य समान विधि होनी चाहिए और समान रूप से लागू भी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर एक बार आप जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी।